लिख दूंगी। इसमें पता भी तो नहीं लग रही ना, यहाँ पे लगती है जो आवाज का पता लगना। वो पता नहीं है, आप सेट कर दिया सर ने जो सही है। अब ज्ञान और पाठ्यक्रम में हम पाठ्यचर्या परिवर्तन संबंधी सुझावों का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें हम इससे पहले पढ़ रहे थे कि किस तरह से पाठ्यचर्या में हमें जो परिवर्तन करने होते हैं उनमें हमें पाठ्यचर्या अर्थात पाठ्यक्रम के उद्देश्यों का भी ध्यान रखना होता है, क्योंकि पाठ्यक्रम के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए ही हम पाठ्यचर्या के जो अपेक्षित परिवर्तन है उन्हें पूरा कर सकते हैं, उनमें जो सुधार हमें करना है और उस सुधार का जो सफल परिणाम हमें प्राप्त करना है वह हम प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए आवश्यक होता है कि पाठ्यचर्या के जो उद्देश्य हैं वो देश और समाज के अनुकूल होने चाहिए। किस प्रकार देश के नागरिकों को सुसभ्य और सुयोग्य नागरिक बनाना है, किस तरह के नागरिक हमें तैयार करने हैं, इसी दृष्टि से इसी प्रकार की शिक्षा विद्यार्थियों अथवा कहें बालकों को दी जानी होती है और उस शिक्षा को किस प्रकार के पाठ्यक्रम के माध्यम से हमें प्राप्त करना है। तो इसीलिए हमें इसी तरह के पाठ्यक्रम को रखना होता है, अर्थात शिक्षा के उद्देश्य पाठ्यक्रम के माध्यम से पूर्ण हो रहे हैं। इसीलिए पाठ्यक्रम के उद्देश्य भी किसके अनुसार हो गए? देश और समाज के अनुसार। अथवा हम ये भी कह सकते हैं इसमें कि जैसे बालक की क्या आवश्यकताएं हैं, समाज में वह किस प्रकार की भूमिका अदा करना चाहता है, क्योंकि प्रत्येक बालक है, प्रत्येक विद्यार्थी है, सभी समान नहीं होते, व्यक्तिगत विभिन्नता सभी में पाई जाती है। सभी अलग अलग जैसे उनका व्यक्तित्व होता है, अलग अलग भिन्नता होती है। तो ये जो व्यक्तित्व की विभिन्नता है, व्यक्तित्व की विभिन्नता प्रत्येक बालक में पाई जाती है और इसी के आधार पर जो भी बालक हैं, सभी बालक हैं, अलग अलग प्रकार से अपने परिवार की, अपने समाज की, अपने देश की सेवा कर सकते हैं। तो बालक की रुचि किस क्षेत्र में है, उसकी आवश्यकता क्या है, इसी के आधार पर वह भी अपने उद्देश्य का चुनाव करता है। तो उसके उद्देश्य किस प्रकार परिवार और समाज के हित में कार्य कर सकेंगे, इस आधार पर भी हमें पाठ्यक्रम का निर्धारण करना होता है। पाठ्यक्रम का उद्देश्य यही है कि वह बालक बड़ा होकर स्वयं के, परिवार के और समाज के हित में कार्य कर सके। तो इस दृष्टि से वह सही रूप में किस प्रकार अपनी सेवाएं प्रदान कर सकता है या अपनी भूमिका अदा कर सकता है, इस दृष्टि से पाठ्यक्रम के उद्देश्यों का हमें पूर्ण रूप से ध्यान रखते हुए देश और समाज के अनुरूप बनाया जाना अपेक्षित होता है। और इसीलिए हमें जो पाठ्यचर्या का परिवर्तन करना होता है तो उसमें हमें इन उद्देश्यों का ध्यान रखना अति आवश्यक होता है। इसी प्रकार इससे पहले हमने ये भी पढ़ लिया है कि किस प्रकार से जो शिक्षक संगठन है, शिक्षक संगठन भी पाठ्यचर्या के परिवर्तन में, पाठ्यचर्या के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। क्योंकि महत्वपूर्ण भूमिका उनकी इस प्रकार से निर्वहित हो जाती है कि जैसे पाठ्यचर्या को संप्रेषित करने का कार्य किसका होता है? शिक्षकों का ही होता है। क्योंकि कैसा भी, जैसे कहें जिस तरह का भी या कैसा भी पाठ्यक्रम जो तैयार किया जाता है वह शिक्षकों के माध्यम से ही बालकों तक संप्रेषित होता है। तो बालकों तक उस पाठ्यक्रम को शिक्षकों के माध्यम से ही पहुंचाया जाता है। तो एक महत्वपूर्ण भूमिका
शिक्षकों की पाठ्यक्रम के निर्माण में हो सकती है, क्योंकि शिक्षकों को, अध्यापकों को ये मालूम होता है कि बालकों की रुचि और आवश्यकता किस प्रकार की होती है, किस तरह की उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, किस तरह के उनके उद्देश्य हैं जिन्हें वो प्राप्त करना चाहते हैं, और किस तरह के पाठ्यक्रम को सरल और अधिक ढंग से, अधिक प्रभावी ढंग से हम विद्यार्थियों तक पहुंचा सकते हैं, जिनसे कि वो अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में सक्षम हो सकें। इसीलिए ये आवश्यक होता है कि शिक्षकों का पाठ्यचर्या या पाठ्यक्रम के परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि वो कई तरह के जो सम्मेलन हैं और कई तरह के क्रियाकलाप हैं जो कि पाठ्यक्रम से संबंधित क्रियान्वित किए जाते हैं, उनमें अब महत्वपूर्ण रूप से भागीदारी निभाकर शिक्षक अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। और इसके आधार पर ही जैसे पाठ्यचर्या में जो उद्देश्य हैं वो भी इसी आधार पर रखे जाने चाहिए, जैसे कि हमने ये पॉइंट लिख लिया है कि देश और समाज के अनुरूप हों, साथ ही ऐसे उद्देश्य हों जो वांछनीय हों और प्राप्य भी हों, अर्थात जिनकी आवश्यकता भी हो और वो उद्देश्य प्राप्त किए भी जा सकते हों। ऐसे उद्देश्यों का ही हमें पाठ्यक्रम में समावेश किया जाना चाहिए। और साथ ही पाठ्यचर्या के नियोजन के लिए भी हमें ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए जनसंख्या, प्रशासन, व्यवस्था, सफल अभ्यास और अपनी जो भी क्षमताएं हैं और कमजोरियां हैं उनका भी आकलन कर लेना चाहिए कि किस तरह के पाठ्यक्रम को हम लागू कर सकते हैं, किस प्रक्रिया से हमें उस प्रकार के पाठ्यक्रम को लागू करने के लिए गुजरना होगा या कौन सी कमियां उसमें रह जाएंगी। इन सभी चीज़ों का आकलन हमें प्रारंभिक रूप से ही कर लेना चाहिए। इसे भी हम लिख लेते हैं। पाठ्यचर्या ऐसे उद्देश्यों पर आधारित होनी चाहिए। पाठ्यचर्या ऐसे उद्देश्यों पर आधारित होनी चाहिए। पाठ्यचर्या ऐसे उद्देश्यों पर आधारित होनी चाहिए जो न केवल वांछनीय हो बल्कि प्राप्य भी हो। वांछनीय अर्थात जो आवश्यक भी हो, हमें जिनकी आवश्यकता भी हो और जो प्राप्त किए भी जा सकते हों, जो न केवल वांछनीय हो अपितु प्राप्य भी हो। पाठ्यचर्या के लिए नियोजन करने से पूर्व पाठ्यचर्या के नियोजन करने से पूर्व पाठ्यचर्या के नियोजन करने से पूर्व छात्र, जनसंख्या, प्रशासन, व्यवस्था, छात्र, जनसंख्या, प्रशासन
व्यवस्था प्रशासन व्यवस्था सफल अभ्यासों तथा अपनी क्षमताओं सफल अभ्यासों तथा अपनी क्षमताओं व अपनी कमजोरियों का भी आकलन अवश्य कर लेना चाहिए। अपनी कमजोरियों का आकलन अवश्य कर लेना चाहिए। पाठ्यचर्या को क्रियान्वित करके यदि उसकी सफलता का जैसे लोगों के समक्ष प्रस्तुत की गई है और उसकी सफलता में कहीं कुछ कमी रह गई है तो उसका भी मूल्यांकन करके हमें कुछ अपेक्षित सुधार उसमें करना चाहिए, कुछ ना कुछ परिवर्तन हमें उसमें कर लेना चाहिए। और यदि पाठ्यचर्या पूर्ण रूप से सफल हो रही है तो वह निश्चित रूप से स्वीकार कर ली जाती है और इससे पाठ्यचर्या की जो भी परिवर्तन की प्रक्रिया है उसकी सफलता का भी परिणाम निश्चित रूप से प्राप्त हो जाता है। पाठ्यचर्या को क्रियान्वित करके पाठ्यचर्या को क्रियान्वित करके उसकी सफलता को लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। जिससे वह तुरंत स्वीकार्य हो जाती है, जिससे लोग उसे स्वीकार करने के लिए उद्यत हो जाते हैं। इस तरह से पाठ्यचर्या में हमें अपेक्षित परिवर्तन करते रहना चाहिए और जो भी अध्यापक हैं, शिक्षक हैं,
वो पाठ्यचर्या में शिक्षा की आवश्यकता के अनुसार उसमें गुणात्मक और ठोस सुधार करते रहते हैं। आवश्यक यह होता है कि जैसे पाठ्यचर्या के परिवर्तनों को लागू करने के बाद और भी उनमें क्या परिवर्तन की आवश्यकता होती है, किस तरह के गुणात्मक सुधार की आवश्यकता होती है, तो अध्यापक व शिक्षक भी इसमें प्रायः परिवर्तन कर लेते हैं। जैसे अवसर नहीं होता है तो इस तरह के अवसर निकालकर इस तरह के प्रयास भी करते रहना चाहिए, क्योंकि पाठ्यचर्या परिवर्तन एवं सुधार के लिए ही एक, जैसे पाठ्यचर्या का परिवर्तन और सुधार भी एक तरह से आवश्यक होता है, क्योंकि परिवर्तन और सुधार के बाद ही सफल और प्रभावी रूप से पाठ्यचर्या क्रियान्वित होती है या उसे कार्य के लिए उपयोग में लिया जाता है। पाठ्यचर्या परिवर्तन से ही पाठ्यक्रम को लचीला बनाया जा सकता है और योग्य शिक्षकों को नवाचारों को लागू करने के लिए नवीन प्रयोगों की स्वतंत्रता भी प्रदान की जा सकती है। इसी प्रकार किसी भी शैक्षिक प्रशासन की कार्यकुशलता इसी बात पर निर्भर करती है कि वह पाठ्यचर्या संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति में कितना अधिक संतुलन स्थापित कर सकता है। इस प्रकार के सभी जो हमने उपयोगी सुझाव पढ़े हैं, इन सभी उपयुक्त उपयोगी सुझावों को अपनाकर ही हम पाठ्यचर्या को एक तरह से पूर्ण रूप से विकसित कर सकते हैं, पूर्ण रूप से सफल और प्रभावी बना सकते हैं। और उसके विकास में आने वाली जो हमने बाधाएं पढ़ी थी, इससे पहले हमने कई बाधाओं का अध्ययन किया था कि किस तरह से पाठ्यचर्या के निर्माण की प्रक्रिया में बहुत सारी बाधाओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन इतने सारे ये सभी उपयोगी सुझावों को अपनाने के पश्चात उन समस्त बाधाओं पर भी ठीक प्रकार से नियंत्रण किया जा सकता है और पाठ्यचर्या को पूर्ण रूप से, सफल रूप से, प्रभावी रूप से लागू किया जा सकता है, विकसित किया जा सकता है। जो भी पाठ्यक्रम के उद्देश्य हैं उन्हें प्राप्त किया जा सकता है। तो इस दृष्टि से जो हमारे पाठ्यक्रम के परिवर्तन से संबंधित जो सुझाव हैं वो हमने पढ़ लिए हैं। इसके पश्चात जैसे जो शिक्षक हैं तो उनकी किस प्रकार की भूमिका पाठ्यक्रम के प्रति होती है, पाठ्यक्रम के विकास के प्रति होती है, कि किस तरह से शिक्षक भी पाठ्यक्रम के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। हालांकि हमने बीच बीच में शिक्षक की भूमिका को भी इसमें पढ़ा है कि किस प्रकार शिक्षक कई सम्मेलनों के द्वारा या अपने अध्ययन के द्वारा या कार्यक्रमों के द्वारा किस प्रकार से पाठ्यचर्या के विकास के क्रम में, परिवर्तन की प्रक्रिया में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। तो इससे आगे हम जैसे पाठ्यचर्या के विकास में जो शिक्षक की भूमिका है उसको और अलग से पढ़ लेते हैं। कई शिक्षाविद हैं जिन्होंने शिक्षक की भूमिका को भी व्यक्त किया है, बताया है कि किस तरह से शिक्षक की भूमिका पाठ्यचर्या के विकास के क्रम में होती है। पाठ्यक्रम या पाठ्यचर्या के विकास में शिक्षक की भूमिका पाठ्यक्रम के विकास में शिक्षक की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वह अपने
जैसे अपने तरीके अपनाकर, अपनी शिक्षण विधियां अपनाकर किसी भी प्रकार से पाठ्यक्रम या पाठ्यचर्या को विद्यार्थियों तक संप्रेषित करता है और उसके पश्चात वह उस पाठ्यक्रम का आकलन या मूल्यांकन भी करता है। इससे जो पाठ्यचर्या का विकास है वह सफल और सही ढंग से सुनिश्चित भी हो पाता है। इसीलिए कई शिक्षाविद, शिक्षा शास्त्री हैं जिन्होंने बताया है कि किस प्रकार से पाठ्यक्रम के विकास में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षाविद नेल्सन एल बॉसिंग के अनुसार कि शिक्षा की कोई भी योजना है उसमें अध्यापक को केंद्रीय स्थान दिया जाना होता है। बॉसिंग ये बताते हैं कि जो शिक्षक की योजना है उसमें अध्यापक को वह एक केंद्रीय स्थान में रखते हैं, एक मुख्य स्थान में रखते हैं। बॉसिंग का ये जो कथन है, जो इन्होंने ये कहा है, यह एक पूर्ण रूप से सच होता है या कहें कि पूर्ण रूप से सत्य है, क्योंकि शैक्षणिक प्रक्रिया के मुख्य संचालक के रूप में अध्यापक का स्थान निश्चित रूप से केंद्र में ही होता है, क्योंकि किसी भी प्रकार की पाठ्यचर्या या पाठ्यक्रम को अध्यापक के माध्यम से ही बालकों तक पहुंचाया जाता है और बालक उस पाठ्यचर्या को सरल और सही ढंग से अध्यापक के माध्यम से ही सीख पाते हैं। इसीलिए बॉसिंग ने अध्यापक को पाठ्यचर्या के विकास के लिए केंद्र में रखकर माना है, एक मुख्य केंद्र बिंदु माना है। अध्यापक मात्र अपने मौखिक शब्दों के द्वारा ही नहीं अपितु अपनी रुचि, अरुचि, आचार, विचार, रहन सहन और भी अन्य कई मानवीय तत्वों के आधार पर छात्रों पर प्रभाव डालता है या छात्रों को प्रभावित करता है। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप में छात्रों पर प्रभाव डालने वाले अध्यापक का ये कहें कि जैसे केंद्र के अलावा अन्य कोई स्थान दिया जाए तो वह उचित नहीं होगा। बॉसिंग के अनुसार उनका जो स्थान है वह निश्चित रूप से केंद्र में है और कोई अन्य तत्व नहीं है मुख्य स्थान देने के अलावा। तो इस तरह के जो शिक्षाविद नेल्सन एल बॉसिंग हैं, इन्होंने अपनी इस प्रक्रिया को स्पष्ट किया है। ऐसे ही हैं जॉन एडम्स, इन्होंने भी शिक्षकों को मनुष्यों का निर्माणकर्ता कहा है। जॉन एडम्स महोदय ने कहा है कि जैसे वही जो समाज की उन्नति और प्रगति के लिए उत्तरदायी है, शिक्षक ही एक ऐसा व्यक्ति है जो न केवल छात्रों के व्यक्तित्व का विकास करता है अपितु संपूर्ण राष्ट्र के प्रतिरूप का निर्माण करता भी स्वयं अध्यापक ही होता है, क्योंकि बच्चों से ही राष्ट्र का निर्माण भी होता है। जॉन एडम्स ने जैसे विभिन्न शिक्षाविद हुए हैं, शिक्षाविद या शिक्षा शास्त्रियों के अनुसार शिक्षक की भूमिका इसमें जॉन एडम्स बता रहे हैं जॉन एडम्स ने कहा है कि शिक्षक ही जैसे बालकों के निर्माण का मुख्य आधार होता है, वह उनका निर्माण करता होता है। मनुष्य का निर्माण करता भी यदि शिक्षकों को कहा जाए तो कुछ अलग या कहें कि कुछ गलत नहीं होगा। शिक्षकों को मनुष्यों का निर्माणकर्ता
शिक्षकों को मनुष्यों का निर्माणकर्ता कहा जाता है क्योंकि वही समाज की उन्नति तथा प्रगति के लिए उत्तरदायी है। वही समाज की उन्नति तथा शिक्षकों को मनुष्य का निर्माणकर्ता कहा है क्योंकि वही समाज की उन्नति तथा प्रगति के लिए उत्तरदायी होता है। वही समाज की उन्नति तथा प्रगति के लिए उत्तरदायी होता है। उन्नति तथा प्रगति के लिए उत्तरदायी होता है। वही राष्ट्र के प्रतिरूप का निर्माण करता है और उसी से बच्चों, एक तरह से कहें क्योंकि बच्चों से ही राष्ट्र का निर्माण भी होता है, उसी से छात्रों के व्यक्तित्व का विकास भी होता है। शिक्षक के व्यक्तित्व के माध्यम से ही छात्र भी अपने व्यक्तित्व का विकास करते हैं। शिक्षक के व्यक्तित्व से ही छात्रों के व्यक्तित्व का विकास होता है। शिक्षक के व्यक्तित्व से ही छात्रों के व्यक्तित्व का विकास होता है और राष्ट्र के प्रतिरूप का निर्माण, राष्ट्र के प्रतिरूप का निर्माण भी शिक्षक द्वारा ही पूर्ण होता है। क्योंकि बच्चे ही क्या होते हैं, राष्ट्र के निर्माणकर्ता होते हैं, भविष्य के आधार होते हैं, मुख्य आधार होते हैं और उनका निर्माण ही किसके माध्यम से होता है, शिक्षकों के माध्यम से होता है। क्योंकि बच्चों से ही हो गया पूरा, चलो मैडम। क्योंकि बच्चों से ही राष्ट्र का निर्माण होता है। इसीलिए अध्यापकों को, शिक्षकों को मुख्य रूप से केंद्र में पाठ्यचर्या के रखा गया है। पाठ्यचर्या के केंद्र बिंदु की भांति
शिक्षक को माना गया है।